कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे प्लेटो, उसके राजनीतिक विचार। यह टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस में लगभग सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस में ये शामिल है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम अध्ययन करेंगे प्लेटो का परिचय, न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद, दार्शनिक राजा का सिद्धांत और प्लेटो का आदर्श राज्य। यानी लगभग सभी प्रमुख विचारों को एक ही वीडियो के अंदर शामिल करने का प्रयास किया गया है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो का परिचय। आप स्लाइड पर प्लेटो का फोटो देख रहे हैं और दूसरा ये फोटो जो है ये प्लेटो की एकेडमी का है। प्लेटो का जन्म 428 बीसी में हुआ और मृत्यु 347 बीसी में 347 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में हुआ। हालांकि जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। किसी बुक में 427 भी लिखा हुआ है और मृत्यु एक साल आगे पीछे भी लिखी हुई है। एथेंस में हुआ और जन्म का नाम इनका अरिस्तोक्लिज था। परंतु जो व्यायाम के शिक्षक थे इनके अच्छे स्वास्थ्य और चौड़े कंधों के नाम प्लेटो नाम दिया। जब वो 20 वर्ष की आयु थी तब वो सुकरात के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। सुकरात उस समय डायलॉग पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति यानी लोगों से विचार विमर्श करते, तर्क वितर्क करते और उस तरह से शिक्षा दे रहे थे। उनके पास आए और उनको 399 बीसी में 399 बीसी में सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। तब प्लेटो की आयु 28 वर्ष थी। उनको मृत्युदंड इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय के जो विचार थे सुकरात के, वो तत्कालिक राजा को पसंद नहीं थे। सामान्यतः उन्होंने कहा कि या तो आप विचार विमर्श करना बंद कर दीजिए या मृत्युदंड स्वीकार कीजिए। मृत्युदंड के लिए जहर का प्याला पीना होता था, तो उन्होंने जहर का प्याला पीना पसंद किया, मृत्युदंड पसंद किया और अपनी बातचीत बंद नहीं की। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए उन्होंने अपना जीवन का त्याग कर दिया। ऐसे समय में प्लेटो के चिंतन में भी मोड़ आया और एक तरह से उनके चिंतन पर बहुत प्रभाव पड़ा और प्लेटो में ही सुकरात पुनः जीवित हो गया, ऐसा मैक्सी ने कहा। उनके पिता का नाम अरिस्टोन था और माता का नाम परिक्टियनी था और वो एक सोलन वंश की थी। प्लेटो भ्रमण के लिए भी निकला, ऐसा कहा जाता है। वो कुछ भारत के आसपास भी आया था। उन्होंने 388 बीसी, आप फोटो देख रहे हैं, ये अकेडमी की स्थापना की। ये पहला विश्वविद्यालय माना जाता है वहां का। किसी बुक में 386 भी लिखा पीडी शर्मा में। एथेंस में एकेडमी स्थापित की और उसे यूरोप का जो पहला विश्वविद्यालय माना गया और ये 522 में रोमन सम्राट जो था जस्टिनियन ने बंद कर दी थी। इस अकेडमी में जो प्लेटो का उत्तराधिकारी बना वो उसका भतीजा था स्पेसियस। हालांकि अरिस्टोटल बनना चाहते थे तो उनके नहीं बन पाए। प्लेटो ने जो बुक्स लिखी है उनको डायलॉग या संवाद कहा जाता है। डायलॉग शैली में, नहीं क्वेश्चन आंसर शैली में अपनाइए, उसे उसी रूप में उन्होंने लिखा है। उसे निगमनात्मक पद्धति भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया गया। इसमें निगमनात्मक पद्धति का जनक भी है, यानी इसमें पहले बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्टरी मेथड कहते हैं। पहले से कोई आदर्श स्थापित किया जाता है, फिर चाहते हैं कि उसकी तरफ बढ़े, जैसे आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा, इस तरह से। ये एक दार्शनिक पद्धति भी माना जाती है। उन्होंने द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल पद्धति भी प्रयोग की है, तर्क और वितर्क वाली भी। ये अपने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी है वो देख सकते हैं स्लाइड पर। रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लॉज है। जो रिपब्लिक है उसके लिखने का जो उद्देश्य था वो सोफिस्टों के विचारों का विरोध करना था। उसमें जो सोफिस्ट थे उनके विचारों को विरोध करते हैं और लगभग उनके नाम पर ही डायलॉग्स जो लिखे गए हैं वो कुशासन का भी विरोध करना चाहते हैं।
और ग्रीक में जो लॉटरी पद्धति की नियुक्ति थी उसका भी विरोध करना चाहते थे। एकीकरण व समाज में विशेषीकरण लाना चाहते थे और समाज में अच्छा नागरिक बनाना चाहते थे लोगों को। क्योंकि सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था तो उन्होंने सोचा कि समाज में शिक्षित लोग होने चाहिए और अच्छे नागरिक होने चाहिए। ये इसके 10 भाग माने जाते हैं, 10 पार्ट्स में लिखी गई है। और जो इसका लिखने का ईयर है वो एग्जैक्ट नहीं है, परंतु 380 बीसी में लिखा है, किसी में 386 बीसी लिखा हुआ है, विकिपीडिया में 375 बीसी लिखा हुआ है। रिपब्लिक उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उनके कल्पना की उड़ान भी है उनसे। दूसरा जो लॉज बुक है वो विधि के शासन पर बल दिया गया है, ये बाद में लिखी गई थी। उसमें से 347 बीसी या 344 बीसी माना जाता है इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट डेट उस पर लिखी हुई नहीं होती और विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद होता है। स्टेटसमैन, इसका ग्रीक नेम पॉलिटिक्स है। हालांकि अरिस्टोटल की पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स है, परंतु स्पेलिंग में अंतर है। इसकी स्पेलिंग में बोल रहा हूँ POLITICUS, यानी यू एक्स्ट्रा लगा हुआ इसके अंदर। इसमें संविधानों का वर्गीकरण किया गया है और इसमें जो विधि सम्मत राज्य है और विधि विहीन राज्य है वो बताए गए हैं। ऐसा बाद में अरिस्टोटल ने भी किया है, जैसे संख्या के आधार पर भी किया उन्होंने और विधि सम्मत और विधि विहीन राज्यों का वर्णन किया है। लॉज में चूंकि कानून के बारे में है और उप आदर्श भी है और एक तरीके से उसमें चिंतन में परिवर्तन देख सकते हैं प्लेटो के। पहले वो रिपब्लिक में आदर्श राजा को सबसे अच्छा मानता है, परंतु उन्होंने सिराक्यूज के राजा दियोनसिस को दार्शनिक बनाने का प्रयास किया। दार्शनिक पर कानून लागू नहीं होता, परंतु वो नहीं बना पाया उसको, उसके बारे में थोड़ा मतभेद भी हो गया था। फिर उन्होंने लॉज लिखी। तो उनका जो मौलिक विचार है वो दार्शनिक राजा का विचार है और परिवर्तित विचार है विधि का शासन है। लॉज में मिश्रित राज्य को अच्छा माना गया है। उन्होंने जनसंख्या भी निर्धारित की कि 5040 होनी चाहिए। 5040 देखिए, इसमें ऐसा एक संख्या है जिसमें आप 1 से 10 तक डिवाइड करते हैं तो लगभग पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। उनका समाज में 12 वर्ग होंगे और 12 श्रेष्ठ परिषद, न्यूट्रल काउंसिल भी कहा है। प्रत्येक परिषद 1 माह के लिए शासन करेगी। लॉज में जो शासक है वो कानून के नियंत्रण के अधीन ही है। तो ये उनके जो ग्रंथ हैं वो कुल 36 या 38 माने जाते हैं, परंतु प्रमाणिक जो ग्रंथ है 36 या 38 है, परंतु प्रमाणिक ग्रंथ 28 माने जाते हैं। ये ग्रंथ जो है बर्नेट द्वारा संपादित है और ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित है। इसमें से अपोलॉजी और क्रीटो जो है वो सुकरात से संबंधित है, उसके बारे में लिखा गया है। और चूंकि उसके ऊपर सुकरात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, सुकरात का शिष्य भी था। सद्गुण, सुकरात का जो सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यूज नॉलेज, इस शब्द का बहुत प्रभाव पड़ा, यानी अच्छे गुण है वही ज्ञान है। सद्गुण का यूनानी शब्द जो है अरेती है, उसको बहुत पसंद करता है। और सुकरात का यह भी प्रभाव था कि शासन का जो संचालन है विशेषज्ञ द्वारा किया जाए। दार्शनिक पद्धति है उसका आधार भी सुकरात का सत्ता सिद्धांत है। प्राचीन यूनान जो था उसमें जो चिंतन का विषय उत्तम जीवन था। और इसमें एक जो ग्रंथ हमने वर्णन किया है, इसका जो मूल शीर्षक देखा जाए, ग्रीक नाम देखा जाए तो डिकोएसिनी था। डिकोएसिनी, दक्यासीन शब्द भी लिखा मिलता है इसमें से। और इंग्लिश में इसका सब टाइटल जो है उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित है। हालांकि न्याय शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया मीनो नामक पुस्तक में उन्होंने किया था। आदर्श राज्य है उसका आधार भी न्याय ही है। चूंकि राजनीति विज्ञान का फादर या जनक इनके शिष्य अरस्तु, अरिस्टोटल को माना जाता है। इनको राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं माना जाता, दार्शनिक माना जाता है। ये राजनीतिक दार्शनिक थे और इनका जो शिष्य थे अरस्तु, अरिस्टोटल, वो राजनीति विज्ञान के जनक थे। और अरिस्टोटल के शिष्य सिकंदर, अलेक्जेंडर थे। वो कोई फिलोसफर वैसे नहीं थे, वो वॉरियर थे इनमें से। अपोलॉजी ये प्लेटो का ही ग्रंथ है। इसका महत्व इसलिए है कि महात्मा गांधी द्वारा इसका गुजराती में अनुवाद किया गया। ये अपोलॉजी सुकरात
से संबंधित है, सुकरात के बारे में लिखी गई है। महात्मा गांधी भी सुकरात से बहुत प्रभावित थे, उसको वो सत्यवीर मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए, सत्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, उनको मृत्यु दंड दिया गया था, उन्होंने जहर पीना स्वीकार कर लिया था। इस बात से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे और उसका अनुवाद किया। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो का न्याय सिद्धांत ये रिपब्लिक में है, और जो न्याय शब्द है सबसे पहले जो प्रयोग किया गया मीनो नामक जो पुस्तक डायलॉग है उसमें भी प्रयोग किया गया, आदर्श राज्य का आधार भी है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में किया है, मनुष्य अपना कार्य करे और दूसरों में हस्तक्षेप न करे। प्लेटो ने पहले अपने न्याय सिद्धांत देने से पहले उसमें जो न्याय व्यवस्था थी उसका खंडन किया। वो 3 सिद्धांत जो थे वो सोफिस्टों द्वारा प्रचलित थे, यानी वो डायलॉग शैली में पहले वो क्वेश्चन करता है किसी से और फिर लोगों से आंसर पूछता है, फिर वो खंडन करता है। इस तरह तीनों सिद्धांतों को पहले लोगों से पूछता है, उसके जो करेक्टर है, सिफालस है, पॉलीमार्क्स है, थ्रेसिमैक्स है, ग्लाउकोन है, इनसे वो बातचीत करता है और फिर उनका खंडन करता है, बड़े तार्किक तरीके से खंडन करता है, जैसा सुकरात का तरीका था उसी तरीके से। पहला परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी। प्लेटो लोगों से बातचीत करता है और वो कहता है कि न्याय क्या है। तो वहां जो एक सोफिस्ट होता है सिफालस, उसने कहा कि सत्य बोलना व दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। और उसके पास पॉलीमार्क्स था, एक जो था सोफिस्ट, उसने कहा कि दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना न्याय है। और उचित क्या है, उसने कहा कि मित्र के प्रति अच्छा और शत्रु के प्रति बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो बड़े तार्किक तरीके से इसका खंडन करता है कि हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता। जैसे किसी दुश्मन, किसी सैनिक को पकड़ लिया गया और वो दुश्मन देश अगर उससे सैनिक रहस्य पूछना चाहते हैं तो उसको नहीं बताना चाहिए, वो न्याय नहीं हो सकता। और ऋण चुकाना भी न्याय नहीं हो सकता, कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक हथियार उधार लिया, ऋण लिया, हथियार लिया, और ऋण देने वाला यानी गन देने वाला व्यक्ति पागल हो गया, तो न्याय के सिद्धांत से यानी सोफिस्टों के हिसाब से वो गन उसको वापस दे देनी चाहिए, परंतु गन वापस नहीं दी जा सकती क्योंकि उससे वो नुकसान कर सकता है। बड़े तार्किक तरीके से उसको खंडन किया। दूसरों के में जो पॉलीमार्क्स था, उसने मित्र के प्रति अच्छा व्यवहार और शत्रु के प्रति बुरा व्यवहार करना ही न्याय। तो प्लेटो ने बड़ा खंडन किया इसका बड़े तार्किक तरीके से कि मित्र के प्रति अच्छा ठीक है, परंतु उन मित्रों के बारे में क्या कहा जाए जो नाम के मित्र है, वास्तव में दुश्मन है। और दुश्मन के प्रति भी हमेशा अच्छा व्यवहार, गलत व्यवहार करना भी कौन सा सही है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए ताकि वो दोस्त बन जाए। तो इसका वो खंडन करता है। फिर दूसरा, क्रांतिकारी, उग्रवादी या रेडिकल थ्योरी, ये थ्रेसिमैक्स ने कहा। उसने कहा कि शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट। और जिन नियमों से शासकों के हितों की पूर्ति होती है वो न्याय है, और अन्याय करना न्याय करने से श्रेष्ठ है। तो इसका भी प्लेटो खंडन करता है। वो कहता है शासन करना एक कला है और इसका उद्देश्य है हमेशा अच्छाई करना, और न्याय करने वाला ज्यादा सुखी है। अन्याय कभी सुखी नहीं हो सकता, न्याय करने वाला सुखी हो सकता है, और न्याय जो है सबके हित में ही निहित है। तो वो बड़े आदर्शवादी तरीके से इसका खंडन कर देता है। फिर एक कार्यकारण सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी, ये ग्लॉकन ने प्रस्तुत किया। उसने कहा कि न्याय भय का शिशु है, न्याय जो है भय का शिशु है, और इसका आधार समय के अनुसार बदलती परिस्थितियां हैं। ये निर्बल लोगों की आवश्यकता है, दुर्बल लोगों की आवश्यकता है, और ये सामान्यतः जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उससे मिलता जुलता है, हॉब्स लॉ को रूसो दिया था। परंतु प्लेटो इसकी आलोचना करता है। वो कहता है कि न्याय सबकी आवश्यकता है, कमजोरों की नहीं है, और इसका जो न्याय का पालन है स्वाभाविक रूप से बिना भय के होता है। भय का शिशु नहीं है, स्वाभाविक रूप से बिना भय के होता है। और इसके लिए वो गुफा और एक परछाई का सिद्धांत देता है और कहता है कि न्याय का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसमें से। यानी तीनों सिद्धांत है, परंपरागत, क्रांतिकारी और कार्यकारण सिद्धांत, इनका वो खंडन करता है और फिर वो अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करता है।
वो कहता है कि ये जो तीनों सिद्धांत है ये तीनों न्याय को बाहरी तत्व मानते हैं, परंतु न्याय बाहरी नहीं है। प्लेटो कहता है कि मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व होते हैं। वो कहता है कि जब ईश्वर मनुष्य को बनाता है तो किसी के हाथ में सोना, किसी के हाथ में चांदी और किसी के हाथ में तांबा रख देता है। यानी वो कहना चाहता है कि किसी में विवेक ज्यादा होता है, विजडम, रीजन, किसी में साहस, स्पिरिट, और किसी में तृष्णा, एपेटाइट होती है। ये तीन जो गुण होते हैं व्यक्ति में, जिसके अंदर विवेक ज्यादा है, विजडम ज्यादा है, उसको दार्शनिक वर्ग का काम करना चाहिए, रूलर का काम करना चाहिए। जिसके अंदर साहस ज्यादा है उसे सैनिक का काम करना चाहिए, सोल्जर का काम करना चाहिए। और तृष्णा, एपेटाइट जिसमें ज्यादा है वो उसको उत्पादक या प्रोड्यूसर वर्ग का काम करना चाहिए। जब राज्य में ये तीन वर्ग होते हैं, तीनों ही अपना अपना काम करते हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, तो राज्य को एक और तत्व प्राप्त होता है, वो न्याय है। ये जब तीनों ही अनुपात में मनुष्य में रहे तो वो एक व्यक्तिगत न्याय है, और राज्य में रहे तो सामाजिक न्याय है। यानी मनुष्य के आत्मा में तीनों ही तत्व होते हैं, परंतु किसी एक तत्व की प्रधानता हो सकती है। प्लेटो ने कहा कि राज्य जो है मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य चट्टानों से नहीं निकलते, उसमें निवास करने वालों के मस्तिष्क का ही परिणाम है। यानी तीन वर्ग है और तीनों के अनुसार तीन वर्ग होंगे समाज में, और तीनों अपना अपना काम करेंगे। व्यक्तिगत न्याय, व्यक्ति अपने गुण के अनुसार काम करे, और राज्य में जब तीन वर्ग होंगे, तीन अपना अपना काम करेंगे और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये एक तरीके से सामाजिक न्याय होगा और वो राज्य न्यायी होगा। कि भारत में कुछ कुछ मिलता जुलता सा भारत में जो वर्ण व्यवस्था से है उससे कुछ कुछ प्रभाव दिखाई देता है। न्याय को प्लेटो आंतरिक मानता है और ये कर्तव्य भावना जैसा ही है, अपने कर्तव्य पालन करना, दूसरे में हस्तक्षेप न करना। ये जो रूलर और सोल्जर, दार्शनिक और सैनिक वर्ग है, इनको मिलाकर वो गार्जियन क्लास कहता है, अभिभावक वर्ग कहता है इसको। इसमें सभी को समान अधिकार भी है। शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था जो है इसके पूरक है उसमें से। हालांकि इसकी आलोचना भी की जा सकती है कि ये न्याय न्याय होकर कर्तव्यों की बात की उन्होंने, से कर्तव्य भावना तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, और इसमें वो दार्शनिक वर्ग को सबसे ज्यादा शक्तियां प्रदान करता है कि दार्शनिक होगा उसको ज्यादा शक्तियां हैं, और आगे साम्यवाद में देखेंगे उसके ऊपर नियंत्रण भी नहीं है, तो देना अनुचित है। और गुणों का निर्धारण कैसे हो ये भी कोई निश्चित नहीं है इसमें से, तो इस आधार पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय पर आधारित राज्य व्यवस्था की स्थापना करना है। इसके लिए साधन के रूप में शिक्षा पर विचार किया गया है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का प्रमुख विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण अगर ज्ञान है तो उसकी शिक्षा दी जा सकती है। रूसो ने भी लिखा है कि रिपब्लिक राज्यशास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो न्याय की प्राप्ति के लिए दो बातों को वो ध्यान में रखता है, राज्य नियंत्रित शिक्षा और साम्यवादी सार्वजनिक व्यवस्था। इसके सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। इसका दार्शनिक आधार, यानी उसने सुकरात के इस विचार को ग्रहण किया कि सद्गुण ही ज्ञान है और उसकी शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा, मस्तिष्क का विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा मस्तिष्क का विकास हो सकता है। और शिक्षा के विभिन्न पक्ष है। व्यक्तिगत पक्ष यानी व्यक्तिगत गुणों में वृद्धि होती है। सामाजिक पक्ष यानी विभिन्न सामाजिक वर्गों में तालमेल स्थापित होता है। और राजनीतिक पक्ष यानी राजनीति का पथ प्रदर्शन शिक्षा को करना चाहिए। फिर शिक्षा जीवन भर चलती है। और सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा, इसमें से 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा और 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा, यानी कुल 50 वर्ष तक ये चलती है। और उन्होंने ये भी माना कि शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। इसके विभिन्न स्तर हैं, इसमें स्लाइड पर आप देख सकते हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 से 20 वर्ष तक है। उसके जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग तरीके से दिखाया है। 6 से 12 तक नैतिक और धार्मिक शिक्षा, 12 से 18 व्यायाम संगीत, 18 से 20 तक सैनिक शिक्षा। उन्होंने जो व्यायाम और संगीत को है एक व्यापक अर्थ में लिया है। संगीत और व्यायाम में नृत्य, संगीत, कविता पाठ को शामिल किया है। परंतु कुछ
जो पॉप म्यूजिक जैसा होता है, आयोनिया लीडिया संगीत का उसने निषेध किया था, उसमें वो प्रचलित था। और शास्त्रीय संगीत जैसा होता है उसका समर्थन किया था, उसको वहां पर उसमें डोरियो और फिजियो संगीत कहा जाता था। जो कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने कहा है। उसके बाद उच्च शिक्षा होगी 20 से 35 वर्ष तक, यानी 20 वर्ष के बाद जो होगी उसके बाद परीक्षा होगी, असफल रहने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। परंतु 18 से 20 जो सैनिक शिक्षा दी जाती है वो उसमें साहस और आत्मनियंत्रण है इसके लिए होगी। और उसके बाद उच्च शिक्षा जो है इसका पाठ्यक्रम देख सकते हैं, 20 से 30 तक ज्यामिति, अंकगणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, और 30 से 35 वर्ष की आयु में गणित, न्याय, तर्क और दर्शन। तर्क और दर्शन पर वो विशेष जोर देता है। प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी के लिए है, परंतु उच्च शिक्षा जो है वो प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए है। 20 वर्ष की आयु में जो परीक्षा होगी उसमें असफल जो रहेंगे वो देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। उत्पादक वर्ग में कृषक, मजदूर, व्यापारी, शिल्पी के रूप में वो काम करेंगे। उत्तीर्ण होने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेंगे। इसके पाठ्यक्रम में ज्यामिति है, अंकगणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष का रखा गया है। गणित प्लेटो का प्रिय विषय था, उसके अकेडमी पर भी लिखा था ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करें। 30 वर्ष की आयु के बाद एक परीक्षा होगी, 20 से 30 के बाद उसमें परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और सफल व्यक्तियों को 5 वर्ष तक पुनः गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। इसमें तर्क और दर्शन, डायलेक्ट एंड फिलोसफी पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। और फिर 35 से 50 वर्ष के तक व्यवहारिक शिक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन की व्यवहारिक कठिनाइयां झेलकर शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार जो 50 वर्ष की आयु तक सभी परीक्षाओं में सफल होने वाले, लोक व्यवहार का गंभीर ज्ञान रखने वाले ही दार्शनिक ही प्लेटो की नजर में शासक बनने के अधिकारी होंगे। इसके कुछ गुण है, देखिए, अनिवार्य शिक्षा है, सभी के लिए शिक्षा है, इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। आदर्श राज्य के लिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा है। और दार्शनिक इसी से बनेगा जो 50 वर्ष के तक शिक्षा प्राप्त करेगा और सफल रहेगा, वो दार्शनिक है। शिक्षा चूंकि आजीवन भी चलती है और इससे व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। कुछ हम आलोचना भी कर सकते हैं कि अभिभावक वर्ग के लिए, गार्जियन क्लास के लिए, अभिभावक वर्ग सैनिक और दार्शनिक वर्ग को कहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उत्पादक वर्ग को कोई विशेष शिक्षा पर ध्यान नहीं है। गणित पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, गणित प्लेटो का प्रिय विषय था और उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। कला और साहित्य पर कुछ उसने प्रतिबंध भी लगाए हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पॉप म्यूजिक जैसा था, आयोनिया लीडिया जैसे संगीत, उसका निषेध है। और कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर उसने प्रतिबंध लगाया है। शिक्षा काफी इनकी लंबी और खर्चीली, यानी 35 और 15-50 वर्ष तक की लंबी शिक्षा पद्धति है। उसमें कुछ विरोधाभास भी है। शिक्षा में एक तरफ राज्य की सेवा को अंतिम उद्देश्य माना गया है, दूसरे में सत्य की खोज को माना गया है। परंतु फिर भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुझाव है, शिक्षा जो है वो, यानी जो शासक वर्ग है वो सर्वाधिक शिक्षित होने चाहिए, ये आदर्श आज भी लागू है। प्लेटोज कम्युनिज्म, प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो से पहले साम्यवाद एथेंस व स्पार्टा में प्रचलित था। स्पार्टा में संपत्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से व सहभोज की व्यवस्था थी। एथेंस में निजी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था। प्लेटो को एथेंस का अनुभव था। पाइथागोरस के आश्रम में साम्यवादी व्यवस्था थी। उसमें यह व्यवस्था थी कि मित्रों में सभी वस्तुएं साझा होती। यूरोपाइट्स विचारक ने अपनी पुस्तक प्रोटेसिलास में स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया। प्लेटो ने रिपब्लिक में त्याग की स्थापना के लिए साम्यवाद को महत्वपूर्ण माना और साम्यवाद को शिक्षा का पूरक सिद्धांत माना। प्लेटो का कथन है कि जो शिक्षा ने सद्गुण पैदा किए थे वो विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः उचित वातावरण के लिए साम्यवाद आवश्यक है। साम्यवाद अभिभावक वर्ग, गार्जियन क्लास के लिए है,
जो दार्शनिक वर्ग है, दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग के लिए, इन वर्गों के लिए इसको गार्जियन क्लास कहा जाता है। उत्पादक वर्ग के लिए ये नहीं है। साम्यवाद के दो प्रकार हैं, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद की व्याख्या में प्लेटो ने कहा है कि अभिभावक वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। सरकारी निवास स्थान में निवास व सामान्य भोजनालय में भोजन करेगा और उन्हें सोना चांदी तक छूना भी मना है। यानी कॉमन रहने की जगह होती है, जैसे मिलिट्री की कैंट होती है, छावनी होती है, उस तरह से। इसका लक्ष्य ये कि कर्म और चिंतन में एक रूपता हो, जैसा कर्म किया जाए वैसा ही चिंतन है, वैसा ही कर्म होगा। समाज में इससे असमानता नहीं होगी, राज्य में संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि वर्ग परिवार और संपत्ति से दूर रहेगा। अभिभावक वर्ग आदर्श कार्य भी करेगा। हालांकि इसकी कमियां भी है, अरस्तु ने भी इसकी आलोचना की। अरस्तु शिष्य ही था प्लेटो का, परंतु फिर भी उसने आलोचना की। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति रखना मूल्य मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, इसकी उपेक्षा करना सही नहीं है। उत्पादक वर्ग पर भी ये चूंकि लागू नहीं होता, ये गार्जियन क्लास पर लागू है। और प्लेटो का सिद्धांत आध्यात्मिक बुराई का भौतिक निदान करना चाहता है। दूसरा इसका परिवार विषयक साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। प्लेटो ने कहा कि अभिभावक वर्ग यानी जो शासक वर्ग है, गार्जियन क्लास है, दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग, इनको अभिभावक वर्ग कहा जाता है, स्थायी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। अभिभावक वर्ग के बच्चे सामूहिक रूप से सभी के बच्चे माने जाएंगे। बच्चे व माता पिता एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। निजी परिवार की व्यवस्था उसमें नहीं होगी। इसके पक्ष में दिया जाता है कि इससे व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलेगा, वो पारिवारिक संघर्ष खत्म हो जाएगा, इससे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति भी होगी, समाज में समानता भी आएगी, नारी मुक्ति भी होगी, नारी को स्वतंत्रता रहेगी। अरस्तु ने भी इसकी आलोचना की कि एक तरह से ये सही नहीं है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति या राज्य के लिए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ संतान प्राप्त करना और करना ये पशु जगत पर लागू होता है। और उन्होंने माना कि जब सभी कॉमन संतान होगी, तो प्लेटो ने कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना ज्यादा अच्छा है। यानी वो मनुष्य के मूल भावना की उपेक्षा करता है, क्योंकि साम्यवादी के लिए एकता स्थापित करना चाहता है, परंतु स्त्रियों को लेकर झगड़े बढ़ सकते हैं और एकता नष्ट हो सकती है इसमें से, और ये पशु जगत के जो नियम है वो मान्य नहीं होता, इसलिए उसकी आलोचना की गई है इसमें से। इसमें एक छोटा क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या प्लेटो साम्यवादी था? मैक्स ने उसे साम्यवादी कहा है। प्लेटो का जो साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद है, जो मार्क्स के चिंतन से निकलता है, दोनों में अंतर है। इनमें समानता तो ये है कि दोनों का उद्देश्य राज्य के हित में एकता स्थापित करना है। दोनों ही व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देते हैं तथा सामाजिक हित प्रदान रखते हैं, परंतु ये समानता स्थायी है, वास्तविक रूप से असमानता है। असमानता का हम वर्णन करेंगे इसमें। जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका उद्देश्य राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता है, वो आर्थिक समानता लाना चाहता है। प्लेटो का साम्यवाद परिवार और संपत्ति विषयक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद संपत्ति से संबंधित है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादन व उपभोग पर लागू होता है और आधुनिक केवल उत्पादन पर है। प्लेटो का साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए है, यानी दार्शनिक और सैनिक के लिए, और आधुनिक सभी वर्गों के लिए है। प्लेटो का साम्यवाद वर्ग सहयोग पर बल देता है और आधुनिक वर्ग संघर्ष पर। प्लेटो का साम्यवाद शक्ति दार्शनिक वर्ग के पास रहती है, और इसमें शक्ति जो होती है श्रमिक वर्ग के पास रहती है, लेबर क्लास के पास रहती है, प्रोलेटारिएट के पास रहती है। प्लेटो राज्य को बनाए रखना चाहते हैं और आधुनिक साम्यवाद राज्य विहीन और वर्ग विहीन राज्य स्थापित करना चाहते हैं। प्लेटो नगर राज्य की बात करते हैं और आधुनिक वैश्विक राज्य की बात वर्ग विहीन और राज्य विहीन बात करते हैं। प्लेटो का साम्यवाद एक तरह से अव्यवहारिक है और आधुनिक व्यवहारिक है, चूंकि बहुत जगह लागू भी हुआ है, तो एक तरीके से इनमें तो अंतर जो है वो वास्तविक है और समानता जो है इसमें दिखावटी है। प्लेटो का सबसे मौलिक विचार है दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक, फिलोसोफर किंग।
प्लेटो का कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजाओं में दार्शनिकता की भावना नहीं आएगी, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होंगे। फोस्टर ने दार्शनिक राजा को सर्वाधिक मौलिक धारणा माना है। प्लेटो ने तत्कालीन जो ग्रीक यूनानी नगर राज्य में दोषों को, कमियों को देखा, उसने माना कि इसका कारण अज्ञान है, अज्ञानी लोगों का शासन है। इसलिए प्लेटो ने सुकरात के इस कथन को स्वीकार किया कि सद्गुण ही ज्ञान है, विर्च्यूज नॉलेज। प्लेटो ऐसे सद्गुणी व दार्शनिक को शासक बनाना चाहता था। रिपब्लिक में लिखा है कि जब तक इसी तरह के जो दार्शनिक राजा नहीं बन जाएंगे, तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा। क्योंकि दार्शनिक बनने के लिए हमने शिक्षा सिद्धांत का पहले वर्णन किया है। वो 35 वर्ष की आयु तक सैद्धांतिक शिक्षा लेगा और 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा लेगा। 50 वर्ष तक की शिक्षा के प्राप्त सभी परीक्षाओं में पास होने वाले व्यक्ति दार्शनिक शासक बनेंगे। उनके ऊपर कानून लागू नहीं होंगे। उसके कुछ गुण होंगे, वह सद्गुण ही ज्ञान की धारणा को मानेगा। शासक में विवेक की अत्यधिक प्रधानता होगी, यानी जिसमें विवेक की प्रधानता होती है वही दार्शनिक होता है। इस आधार पर उसका चयन होता है। अंतिम सत्य का ज्ञाता होता है, वह विचार जगत के अंतिम सत्य को जानता है। वह आनंद कैसे आंतरिक जगत में रहता है जहां बाहरी संसार के प्रति उदासीनता होती है। वो बाहरी संसार के प्रति एक उदासीनता रखता है, वो अंदर से खुश रहता है। उसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। वो कई दोषों से मुक्त होता है। वह क्रोध, मद, लोभ, घृणा, संकीर्णता से दोषों से दूर, साहस, दया, विद्या, सहनशीलता, एकांतवास व जन सामान्य के हित की कामना से युक्त होता है। उसके कुछ कर्तव्य हैं। दार्शनिक शासक को शासन की पूर्णतः शक्ति है। वह कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं है, कानून से ऊपर है वो। परंतु शासक की निरंकुशता असीमित नहीं है। कुछ नियमों और कर्तव्यों को पालन करने के लिए वो बाध्य है। वो न्याय सिद्धांत का पालन करेगा। न्याय सिद्धांत यानी जिसका वर्णन किया है, समाज में 3 वर्ग है, शासक, सैनिक व उत्पादक है। इन तीनों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी अपना अपना काम करे और दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करे। शिक्षा में परिवर्तन नहीं। शासक प्लेटो की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में किसी परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि रिपब्लिक में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। और राज्य का आकार भी उतना ही बनाए रखेगा जिससे राज्य की एकता, आत्मनिर्भरता बनी रहे। जैसे लॉज में 5040 संख्या निर्धारित की है, यानी सिटी स्टेट थे, नगर राज्य थे। आजकल जैसे राज्य नहीं थे जिसमें करोड़ों की संख्या होती है। समाज में फिर धन संबंधी असमानता भी न हो। धन और संपत्ति सिर्फ उत्पादक वर्ग रखेगा, उसमें भी व्यापक विषमता नहीं होगी, क्योंकि निर्धनता जब जहां ज्यादा होती है तो वहां पर अपराध ज्यादा जन्म लेते हैं। इसकी पॉपर ने आलोचना की, कार्ल पॉपर ने, कि दार्शनिक राजा स्वयं प्लेटो है व रिपब्लिक उसके बनाए जाने का दावा। वो जैसे प्लेटो खुद शासक बनना चाहते थे और उसके पक्ष में रिपब्लिक लिखा गया है। इसकी भी हम आलोचना कर सकते हैं कि निरंकुश शासन, दार्शनिक राजा को प्रशासनिक, सैनिक, आर्थिक जीवन के पूर्ण निर्देशित करने का अधिकार दिया है और कानून व जनमत का बंधन नहीं है, तो वो निरंकुश होता है। यानी जिस पर नियंत्रण नहीं होता वो निरंकुश हो सकता है। अंतर्विरोध, एक तरफ तो प्लेटो दार्शनिक राजा पर कानून और जनमत का प्रतिबंध नहीं लगाता और दूसरी तरफ वो कुछ कर्तव्य उसके निर्धारित करते हैं, जैसे न्याय सिद्धांत का पालन, शिक्षा में परिवर्तन नहीं करेगा, राज्य का आकार और धन संबंधी असमानता न हो। लोकतंत्र का भी ये विरोधी है। लोकतंत्र में सभी को बराबर मानकर, समान मानकर शासन का अधिकार है, परंतु प्लेटो का दार्शनिक शासक इसका विरोधी है। वो राजतंत्र का समर्थक है, उसमें भी मानता है कि जिसमें ज्यादा विवेक होता है वही शासन कर सकता है। क्योंकि प्लेटो की इच्छा भी थी, एक तरह से वह रिपब्लिक उसके बनाए जाने का दावा था। दार्शनिक शासक विधि की उपेक्षा भी करता है, क्योंकि बाद में वो कमी उसने अपनी लॉज पुस्तक में दूर भी की। उसने विधि को महत्व दिया, क्योंकि वह दियोनिसिस था सिराक्यूज में, उसको दार्शनिक शासक बनाना चाहता था, परंतु इसका प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो उसके चिंतन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने माना कि कानून ही सबसे ऊपर है। आधुनिक युग के अनुरूप भी नहीं है, क्योंकि
वो राजतंत्र को महत्व देता है और आधुनिक युग में डेमोक्रेसी को महत्व दिया जाता है। तो ये आधुनिक युग में भी एक तरह से लागू नहीं है, परंतु आज भी ये बात उनकी सही है कि सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित व्यक्तियों को शासन करने का अधिकार होना चाहिए। प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, जो यूटोपिया है, एक तरह से कल्पना लोक है, वो राज्य इस तरह का होगा। उसमें दार्शनिक राजा होगा, दार्शनिक राजा जैसा कि शिक्षा बताया गया, जैसा कि शिक्षा उसके लिए आवश्यक है 35 वर्ष तक सैद्धांतिक, 15 साल की व्यवहारिक, और सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाला व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा। इसमें महिला पुरुष दोनों ही हो सकते हैं, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को पसंद करता है। न्याय, न्याय का इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया रिपब्लिक में। रिपब्लिक का उपशीर्षक भी कंसर्निंग जस्टिस है। व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। उसी के अनुसार 3 वर्ग होंगे, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। सभी वर्ग अपना अपना काम करेंगे और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो राज्य को एक और तत्व प्राप्त होगा, न्याय। तीसरा, कार्य विशेषीकरण व अहस्तक्षेप का सिद्धांत। समाज में तीनों वर्ग जो है अपना अपना काम करेंगे, वो कार्य विशेषीकरण है, और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, वो उसके राज्य की विशेषता है। साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी यानी दोनों ही प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था रहेगी, परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद। जो गार्जियन क्लास है, गार्जियन में दार्शनिक और सैनिक वर्ग आता है। जो अभिभावक वर्ग, वो न तो निजी संपत्ति रखेगा और न ही निजी परिवार रखेगा। इस तरह साम्यवादी व्यवस्था होगी। स्त्री पुरुष की समानता रहेगी, उसमें दार्शनिक शासक है या कोई भी है, सभी बराबर रहेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। सर्वाधिकारवादी राज्य, टोटलिटेरियनिज्म स्टेट, इस तरह के राज्य को सर्वाधिकारवादी राज्य कहा जाता है, जिसमें सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है और बहुत ज्यादा उसमें हेरफेर करने की गुंजाइश नहीं होती। नीचे इसकी एक तरह से क्रिटिक्स देख सकते हैं कि क्या प्लेटो फांसीवादी था। ये उन पर ऐसे कहा जाता है, फांसीवादी यानी सर्वाधिकारवादी। जिस तरह से मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में हुआ 1922 में, इसको फांसीवादी पार्टी था। 1933 में जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में हिटलर ने इसे नाजी पार्टी के आधार पर नाजीवाद कहा। इस फांसीवादी कुछ विशेषताएं हैं। ये युद्ध का समर्थन करते हैं, युद्ध मातृत्व के समान मानते हैं, प्रचार का महत्व मानते हैं, और राज्य पर ज्यादा बल देते हैं, व्यक्ति को गौण स्थान देते हैं। तर्क और बुद्धिवाद का ये विरोध करते हैं और मानते हैं कि योग्यतम को जीने का अधिकार होता है। परंतु दोनों में अंतर है, प्लेटोवाद और फांसीवाद। प्लेटो जो है विवेक पर आधारित है, जबकि फांसीवाद विवेक का विरोधी है। प्लेटो नैतिकता व शांतिवाद पर बल देता है, फांसीवाद नैतिकता और शांति का विरोधी है। प्लेटो संयम है, मानवतावादी है और साम्यवाद का समर्थन करता है, जबकि फांसीवाद संयम और मानवतावाद का विरोधी और युद्ध का वो समर्थन करता है और साम्यवाद का भी विरोधी है। मैक्सी ने उसे साम्यवादी भी कहा। दोनों में इसमें अंतर देख सकते हैं। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में अंतर देखते हैं। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक था और आधुनिक का आर्थिक समानता है। प्लेटो का साम्यवाद परिवार व संपत्ति विषयक है और आधुनिक जो है संपत्ति विषयक ही है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादन और उपभोग पर आधारित है और आधुनिक साम्यवाद केवल उत्पादन पर। प्लेटो का साम्यवाद जो अभिभावक वर्ग के लिए है, दार्शनिक और सैनिक के लिए, और आधुनिक साम्यवाद सभी के लिए। प्लेटो का साम्यवाद वर्ग के सहयोग पर बल देता है और आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष। वो मानता है कि समाज में 2 वर्ग है, एक अमीर और गरीब, दोनों में संघर्ष होता है। प्लेटो का साम्यवाद दार्शनिक वर्ग पर लागू होता है, जबकि आधुनिक श्रमिक वर्ग पर। प्लेटो का साम्यवाद राज्य को बनाए रखना चाहता है, आधुनिक साम्यवाद राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित करना चाहता है। प्लेटो नगर राज्य की बात करता है और आधुनिक वैश्विक राज्य की यानी वर्ग विहीन राज्य की बात करता है। प्लेटो का साम्यवाद अव्यवहारिक है और आधुनिक व्यवहारिक है, क्योंकि कई देशों में ऐसा लागू भी हुआ था।
दोनों के अंदर समानता भी है कि दोनों का उद्देश्य राज्य में एकता स्थापित करना, व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देते हैं और सामाजिक हित को प्रधानता देते हैं। परंतु समानता अस्थायी है, नामात्र की है, और असमानता जो इसमें वास्तविक है। फिर हम प्लेटो से प्रभावित कुछ पुस्तकें लिखी गई है जो जीके वगैरह में और पूछी जाती है। थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखी, सिसरो ने डी रिपब्लिका, इसका लैटिन नाम डी लेगेबस है। दांते ने डी मोनार्किया लिखी, बेकन ने न्यू अटलांटिस, कैंपनिला ने सिटी ऑफ द सन। तो सामान्यतः माना जाता है कि प्लेटो जो है एथेंस से ज्यादा प्रभावित था, उसका अनुभव था, परंतु आर.एच. क्रॉसमैन ने कहा कि प्लेटो स्पार्टा से ज्यादा प्रभावित है। इस वीडियो में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं और इससे संबंधित और अध्ययन करना चाहते हैं तो आप स्लाइड पर ये रेफरेंसेस देख सकते हैं। कुछ इस वीडियो में जो फोटोग्राफ्स वगैरह शामिल की गई है वो विकीपीडिया से ली गई है, ऑनलाइन विकीपीडिया प्लेटो के नाम से। और ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जी.एच. सेबाइन, ये सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है जी.एच. सेबाइन की। और डॉक्टर पी.डी. शर्मा की पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, ये जो विद्यार्थी एमए में है उनके इतिहास हिसाब से बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक, लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लेती है। और जो बीए फाइनल में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर पुखराज जैन की पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ये सफिशियंट है। इससे संबंधित और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए या ऐसे अपडेट्स देखने के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, इसका लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, या मेरे नाम से भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ ये देख सकते हैं। ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के नवाचार एवं कौशल विकास सेल द्वारा चलाया जा रहा है। इस अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षा संकुल परिसर में, ब्लॉक 4, जेएलएन रोड, जयपुर। और ईमेल इसका innovation.cceraj@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।